के महंगाई के बोझ तले दबे आवाम की मुश्किलात में इजाफा। पेट्रोल 13 रुपये 55 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 272 रुपये 89 पैसे हो गई, जबकि हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 75 पैसे फी लीटर महंगा किया गया है और नई कीमत 278 रुपये 96 पैसे हो गई है। अवाम ने पेट्रोलियम मस्तुआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मस्तुआत की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ है। पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया गया है। पेट्रोल 13 रुपये 55 पैसे फी लीटर महंगा और नई कीमत 272 रुपये 89 पैसे हो गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 75 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 278 रुपये 96 पैसे हो गई है और अवाम ने इजाफा मुस्तरद कर दिया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत आज होगी। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह अडयाला जेल में समाअत करेंगे। अदालत ने गवाहान को तलब कर रखा है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह का ये केस है और इस मामले पर आज फिर से समाअत होगी। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह अडयाला जेल में समाअत करेंगे, जबकि अदालत ने आज गवाहान को तलब कर रखा है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह का ये केस है और आज इस मामले पर दोबारा समाअत होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडयाला जेल में समाअत करेंगे। आज मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई की जाएगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज फिर होने जा रही है और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडयाला जेल में इस मामले पर समाअत करेंगे और इस मामले पर पेशरफ्त ये हुई है कि आज मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई की जाएगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडयाला जेल में इस मामले पर समाअत करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की आज समाअत होगी। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने परवेज इलाही समेत दीगर मुल्जिमान को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। जब मुल्जिमान एहतसाब अदालत पेश हो रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं? अदालत की जानिब से ये सवाल उठाया गया है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने परवेज इलाही समेत दीगर मुल्जमान को फर्द जुर्म के लिए फौरी तलब कर लिया। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में जज ने ये कहा कि जब मुल्जिम एहतसाब अदालत पेश हो रहे हैं तो यहाँ क्यों नहीं हो सकते? मुल्जमान को एंटी करप्शन अदालत में पेश करें। इस हवाले से केस को इंतजार में रख रहे हैं। कुछ ही देर तक परवेज इलाही को जिला कचहरी की अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद लाहौर की एंटी करप्शन अदालत में पेश किया जाएगा। एंटी करप्शन अदालत के जज अरशद हुसैन ने कार्रवाई कुछ देर तक मुलतवी कर दी है। इस सिलसिले में अदालत ने यह भी कहा कि मैंने सुप्रीडेंट को शो का नोटिस जारी किया, वो किधर हैं? अदालत ने कहा कि तुम पुलिस वाले और डॉक्टर सब मिले हुए हैं, मैं सबके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। अदालत ने कार्रवाई कुछ देर तक मुलतवी करते हुए परवेज इलाही समेत दीगर मुल्जमान को फौरी फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। जी मोहम्मद इशफाक, बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी को होंगे। शेड्यूल जारी कर दिया गया है। रजिस्टर्ड मेंबरान अपनी मर्जी के पैनल या चेयरमैन के उम्मीदवार के हक में वोट डाल सकते हैं। पार्टी मेंबरान अपना वोट राब्ता एप्लीकेशन इंट्रा पार्टी इलेक्शन मॉड्यूल के जरिए भी डाल सकते हैं। इसी हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील बड़ाइच से। जी अदील। जी, बाज़ाब्ता शेड्यूल इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जारी कर दिया गया है। 5 फरवरी को तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुनक्किद किए जाएंगे और जो तहरीक इंसाफ के फेडरल इलेक्शन कमिश्नर हैं रऊफ हसन, उनकी जानिब से ये शेड्यूल जारी किया गया है और इसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रजिस्टर्ड मेंबरान जो कि 31 जनवरी 2024 तक रजिस्टर हुए थे, वो उनको वोट डालने की इजाजत होगी और वो अपनी मर्जी के पैनल या चेयरमैन के उम्मीदवार के हक में पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ मकामात पर वोट डाल सकेंगे। तो इस हवाले से जो टाइम फ्रेम दिया गया है, पोलिंग का वक्त 5 फरवरी बरोज पीर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इलेक्शन के मुकामात और अपीलेट ट्राइब्यूनल की तारीख का ऐलान 1 फरवरी 2024 को किया जाएगा। कागजात नामजदगी 1 से 2 फरवरी तक तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट के वेबसाइट से हासिल किए जा सकेंगे और जो कागजात नामजदगी जमा कराने की जो आखिरी तारीख है, ये 2 फरवरी रात 10 बजे तक होगी। तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के उम्मीदवारों के नामजदगी फॉर्म की स्क्रूटनी 3 फरवरी को होगी।
جبکہ جو تمام فائنل جو ہیں پینل ان کی فہرستیں 4 فروری کی شام 4 بجے ویب سائٹ پر شائع کر دی جائیں گی، اور جو کامیاب امیدوار ہوں گے ان کا اناؤنسمنٹ 6 فروری 2024 بروز منگل کی جائے گی۔ جی عدیل وڑائش، بہت شکریہ آپ کا۔ اسلام آباد کے احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 14 سال قید اور 787 ملین فی کا جرمانے کی سزا کا حکم سنا دیا۔ اڈیالہ پہنچنے پر بشرا بی بی کو بھی گرفتار ہو گئیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب سردار مظفر عباسی اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ وکلا صفائی عدالت پیش نہ ہوئے۔ عدالتی طلبی پر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل نے بانی پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش کیا۔ سماعت کے دوران عدالت نے ہدایت کی کہ آپ 342 کا بیان جمع کرائیں، جس پر بانی پی ٹی آئی نے کہا مجھے تو حاضری کے لیے یہاں بلایا گیا ہے۔ جج نے کہا کل آپ کو ہدایت کی تھی کہ صبح 9 بجے 342 کا بیان لازمی دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا میرا بیان تیار ہے، وہ میرے کمرے میں ہے۔ جج نے کہا جائیں فوری اپنا بیان لائیں۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا لیکن بیان میں کچھ چیزوں کو رد و بدل کرنا ہے۔ جج نے کہا آپ بیان لے آئیں، کمپیوٹر پر ٹائپ کریں، بعد میں رد و بدل بھی کر لیں گے۔ جج نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جانے کی ہدایت کی۔ بعد ازاں بانی پی ٹی آئی واپس نہیں آئے۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے کہا وہ نہیں آ رہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیوں نہیں آ رہے، جس پر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے عدالت کو بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں میرے وکلا جب تک نہیں آتے میں عدالت نہیں آؤں گا۔ جج نے عدالتی اہلکار کو ہدایت کی کہ وہ کیس ٹائٹل کی آواز لگائے۔ عدالتی اہلکار برآمدے میں گیا اور آواز لگائی۔ پکار کے باوجود بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی عدالت نہیں آئے۔ عدالت نے دونوں ملزمان کو 14 سال قید جبکہ 1 ارب 57 کروڑ 40 لاکھ روپے جرمانہ کی سزا کا فیصلہ سنا دیا۔ دونوں مجرمان 10 سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے اور قرض کے حصول کے لیے نااہل بھی قرار دے دیے گئے۔ کیس کے فیصلے کے بعد بشرا بی بی اڈیالہ جیل پہنچی اور خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا، تاہم ان کی باضابطہ گرفتاری وارنٹ جاری ہونے کے بعد کی گئی۔ اس دوران وہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے کمرے میں بیٹھی رہیں۔ سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی کو توشہ خانہ کیس میں سزا سنا دی گئی۔ توشہ خانہ سے تحائف لینے والی ایسی کون سی شخصیات ہیں جن کے سر پر اب بھی سزا کی تلوار لٹک رہی ہے، اس رپورٹ میں جانتے ہیں۔ جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے قوانین میں نرمی پیدا کر کے سابق صدر آصف زرداری اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کو توشہ خانہ سے گاڑیاں خریدنے کی اجازت دی۔ سابق صدر آصف زرداری نے متحدہ عرب امارات اور لیبیا سے قیمتی گاڑیاں لیں۔ آصف زرداری نے ان قیمتی گاڑیوں کی قیمت منی لانڈرنگ والے جعلی اکاؤنٹس سے ادا کی۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور سابق صدر آصف زرداری پر 19 ستمبر 2020 کو فرد جرم عائد کی گئی۔ عدم پیشی پر احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اشتہاری قرار دیتے ہوئے ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپسی کے بعد احتساب عدالت میں پیش ہوئے تو عدالت نے ان کے دائمی وارنٹ منسوخ کر دیے۔ 2 سابق وزرائے اعظم اور 1 سابق صدر کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس کی آخری سماعت 24 جنوری کو ہوئی، جو جج کی عدم دستیابی کے باعث 13 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور سابق صدر آصف زرداری کے خلاف 10 سے زائد گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جا چکے ہیں۔ توشہ خانہ سے تحائف وصول کرنے والوں کی 1947 سے لے کر 2023 تک فہرست پبلک کرنے کا معاملہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ جب معاملہ عدالت عالیہ میں زیر سماعت تھا تو اس وقت کی حکومت نے 12 مارچ 2023 کو اپنے طور پر توشہ خانہ کا 2002 سے 2023 کا ریکارڈ کابینہ ڈویژن کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا۔ توشہ خانہ کا پبلک کیا گیا ریکارڈ 466 صفحات پر مشتمل ہے۔ 22 مارچ 2023 کو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عاصم حفیظ نے توشہ خانہ کا 1990 سے 2001 کا ریکارڈ پبلک کرنے کا حکم دیا۔ اپریل 2023 میں وفاقی حکومت نے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ اپیل میں یہ نکتہ اٹھایا گیا کہ تحائف دینے والے ممالک کے نام پبلک کرنے کا سنگل بینچ کا فیصلہ قانونی طور پر درست نہیں ہے۔ 11 اپریل 2023 کو وفاقی حکومت کی اپیل پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن اور جسٹس محمد رضا قریشی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے وفاقی حکومت کی جانب سے 1990 سے 2001 کی توشہ خانہ کی تفصیلات اور تحائف دینے والے ممالک کا ریکارڈ پبلک کرنے کے سنگل بینچ کے خلاف اپیل پر سماعت کرتے ہوئے حکومت سے 1947 سے 2001 تک کا توشہ خانہ کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا۔ اس کے بعد دوبارہ سماعت نہ ہو سکی۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ شدید برف باری سے وادی علیپا، پیر شناسی، نیلم ویلی کی متعدد رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ دنیا نیوز محمد اقبال سے۔
कश्मीर के बेशतर इलाकों में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सर्दी की जो शिद्दत है इसमें इजाफा हो चुका है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की बात करें तो यहाँ पर भी हल्की हल्की बारिश जारी है, जबकि जो मुजफ्फराबाद के सियाती मकाम पीर चिनासी सरा इन इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फराबाद के करीब 3 सियाती मकाम सरा में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे अकम में किस तरह से बर्फबारी हो रही है और धुंध भी छाई हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर सर्दी की जो शिद्दत है इसमें इजाफा हो चुका है। जबकि इस मौसम को एंजॉय करने के लिए मुल्क भर से सयाहों की एक बड़ी तादाद जो है सियाती मकामात का रुख भी कर रही है। जबकि आज़ाद कश्मीर के जो बालाई इलाके हैं जिसमें वादी नीलम है, वादी लीपा है और इसके साथ साथ गंगा चोटी हवेली के जो इलाके हैं इन इलाकों में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से वादी लीपा की जो मरकजी शराह है ये भी शेर गली आम ट्रैफिक के लिए बंद हो चुकी है। इसके साथ साथ सरा से पीर चिनासी जाने वाली जो शराह है वो भी सरा के मकाम से आम ट्रैफिक के लिए बंद हो चुकी है और मुकामी इंतजामिया का ये कहना है चूँकि बर्फबारी हो रही है लिहाजा सयाहों को चाहिए कि वो गैर जरूरी जो सफ़र है इससे इतनाब बरतें। जबकि मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। वादी नीलम में चौथे रोज भी वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी के बायस दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। शदीद बर्फबारी के बायस शहर नीलम को मिलाने वाली राब्ता सड़कें भी बंद हो गई हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आफ्ताब मुगल से। वादिया नीलम में आज चौथे रोज भी वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ताहम अगर गुज़िश्ता रात की बात की जाए तो गुज़िश्ता रात यहाँ पर वादिया नीलम में मुसलसल बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। बर्फबारी ने यहाँ पर पूरी वैली में इस वक्त सफ़ेद रंग बिखेर दिए। हर तरफ हमें सफ़ेदी नज़र आ रही है। इस वक्त जन्नत नज़ीर वादिया नीलम की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हुआ। इस तरह अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की तो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने यहाँ पर रात से ही रेड अलर्ट जारी किया था कि सियाह हज़रात और मकामी लोग सफ़र करने से इजतनाब बरतें, क्योंकि इस दौरान बर्फानी तोदे गिरने का खदशा रहता है, कोई हादसा रोनमा ना हो। इस तरह अगर बात की जाए वादिया नीलम की राबिता सड़कों की, जो शाहराह नीलम को मिलाने वाली राबिता सड़कें वो बर्फबारी के बायस बंद हो गई। ताहम शाहराह नीलम हर किस्म की ट्रैफिक के लिए फिलहाल बहाल है। अगर बात की जाए मौसम का हाल बताने वालों की तो मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक यहाँ पर वादिया नीलम में अगले 24 घंटे के लिए वक्फे से बर्फबारी जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। जी, लाहौर में बारिश के बाद ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 4 फरवरी तक जारी रहेगा। मज़ीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। आज बिल्कुल सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका हुआ है और रात गए ही जो है वो शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं, जिसमें जो है वो कहीं पे हल्की और कहीं पे तेज़ बारिश भी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। बारिश की वजह से मौसम जो है वो खासा खुल चुका हुआ है। सूरज जो है पूरी चमक के साथ इस वक्त उफक पर मौजूद है, जबकि जो फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोग है उसका तनासुब भी गैर मामूली तौर पर इंतहाई कम हो चुका हुआ है। सिर्फ 47 AQI या एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला जो है वो 4 फरवरी तक जारी रहेगा, जबकि आज जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 8 और ज्यादा से ज्यादा जो है वो 14 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला जो है वो इसी तरह जारी रहेगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पर हल्की और कहीं पर तेज बारिशें जो है वो 4 फरवरी तक जारी रहेंगी।